जी हाँ, तो आज का मुद्दा हमने आपको बता दिया कि किस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो सहयोगी। एक न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अमरेश श्रीवास्तव हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे, और इसके साथ साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सुबीर ठाकुर, जो मेरे सहयोगी हैं। इस कार्यक्रम के लिए अक्सर बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स, मसालेदार स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, लेकिन आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तो आप दोनों सहयोगियों का स्वागत करता हूं इस चर्चा में, और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं सुमित से। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे, जितना बड़ा ये मुद्दा है, जितना बड़ा ये विवाद है, ये जो बयान है जिस पर अब विवाद भी जो है अब सियासतदार जो है करने लगे हैं, लेकिन क्या लगता है ये ऐसे समय पे जो बयानात हैं ये चुनाव के मद्देनजर दिया गया? क्योंकि आजम खान अक्सर इस तरह के विवादित बयान देते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम में बांटना कितना जायज़ है, कितना अनुचित है, और क्या इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? लवी, सबसे पहले तो कि हिंदू मुस्लिम के बीच में कितना बांटना, ये सवाल ही अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। बांटना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बंटवारा क्यों, और दूसरा सबसे अहम सवाल ये आ जाता है कि देश का सैनिक जो होता है वो देश का सैनिक होता है, और उसके बाद में उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना सियासत के लिए जरूरी हो सकता है, क्योंकि उनको वोटों का ध्रुवीकरण करना है। लेकिन इस पूरे मसले पर आजम खान के जैसे कद्दावर नेता, जिनकी बहुत पहुंच है, जो समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किए होते हैं, समाजवाद का नारा बुलंद करते हैं, और वो जब ऐसे बयान देते हैं तो ये सोचना हम सबको पड़ता है कि आखिर देश का लोकतंत्र जा कहाँ रहा है, और ये देश की सियासत आखिर चाहती क्या है। जी, तो आखिर देश की सियासत चाहती क्या है? अब रुख कर लेंगे न्यूज रूम का। हमारे संवाददाता अमरेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। अमरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो नेता हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बने रहते हैं, उन्हें आखिर चुनाव के समय इस तरह के बड़े बड़े बोल और इस तरह के विवादित बयान क्यों देने पड़ जाते हैं? क्या ऐसी राजनीतिक मजबूरी है? क्या इससे वोट बैंक में इजाफा होता है? देखिए अभी दो तरह की बातें साफ तौर पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक हालात है, खासकर मुजफ्फरनगर दंगे के बाद, तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के पास जिसको पूर्ण बहुमत मिला था विधानसभा चुनाव में, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सीधे तौर पर उनका जो जनाधार था वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी बात जो ये तो एक समाजवादी पार्टी की एक राजनीतिक मजबूरी है। और आजम खान की अगर हम बात करें तो आजम खान इस तरह के कई सारे बयान देने के लिए, एक बल्कि कहा जाए राजनीतिक भाषा में अपनी रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के बयान देने के लिए पहले से उनको जाना जाता है। हाँ, ये हद जरूर हो गया कि आज तक जो सेना है, आंतरिक सुरक्षा या फिर बाहरी सुरक्षा जो है, इस पर अब तक राजनीतिक दल इनसे बोलते हुए जो है इसका ध्रुवीकरण की बात जहाँ तक हम मान ले, ध्रुवीकरण से बचते आ रहे थे। लेकिन आजम खान ने जिस तरह से कल बयान दिया है वो निश्चित तौर पर भारतीय, न सिर्फ भारतीय लोकतंत्र के लिए बल्कि फौज के लिए भी निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। हालांकि भारतीय सेना, जितने दिन से मैंने काफ़ी दिनों से मैं विदेश जो माफ़ कीजिएगा रक्षा मंत्रालय कवर करता आया हूँ, वहाँ इस तरह की कहीं कोई बात नहीं होती है। फौज में एक ही जो धर्म होता है वो होता है हिंदुस्तानी का, और हिंदुस्तान इंडियन भारतीय वहाँ का एक धर्म होता है। उस धर्म को बखूबी फौज के, चाहे वो सिपाही हो या फिर सेना अध्यक्ष हो, उसको बखूबी से उसको निर्वाह करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, बातें जो जिस तरीके से इन्होंने आजम खान साहब ने कही है, निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और क्यों कह रहे हैं, यह अपने आप में जो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो वहाँ स्थिति बनी है समाजवादी पार्टी की, उसको निश्चित तौर पर ये बयां करता है। देश का मतदाता, लवी, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है कि देश का मतदाता बखूबी इस बात को समझ रहा है कि आजम खान ने अपना जिस तरह से हिंदू मुसलमान की बात कर दी है, वो भी फौज के लिए, उसके पीछे उनकी मजबूरी क्या है, यह साफ तौर पर बताता है कि उनका जनाधार इस लोकसभा चुनाव में बहुत तेजी से खिसका है। खासकर मुजफ्फरनगर दंगों की हम बात करें, हालांकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, कई सारे दंगे हुए। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा इशू है जहां पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है, और इस बैकफुट पर रहते हुए चुनाव में जा रही है। चलिए, तो इस चुनाव को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है, और इस बयान को लेकर भी अब विवाद जो है बड़ा होता जा रहा है, इसीलिए चर्चा भी बड़ी है। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मंगलवार को गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान देने वाले आजम खान अपने बयान पर अब भी कायम हैं। आजम खान का कहना है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें गलत कुछ नहीं है, बल्कि उनके बयान का स्वागत होना चाहिए। आपको बता दें कि गाजियाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने कहा था कि कारगिल युद्ध में फतेह मुस्लिम फौजियों की बदौलत मिली थी। आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट का विवादित बयान कि आप शर्मनाक बयान दे रहे हैं और उसकी आलोचना भी हो रही है। आप अपने बयान पर
अब भी कायम है। क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर आजम खान? क्या सेना की, क्या सैनिकों की, जिनके ऊपर देश की रक्षा का दायित्व होता है, क्या वो भी जात पात के ऊपर जो है उससे ऊपर देखा जाएगा? जात पात जो है वो देखी जाएगी, क्योंकि जब सेना में भर्ती होने जाते हैं तब तो जात पात का कोई सवाल नहीं आता, वहां तो फिटनेस एक मापदंड होती है। ये बड़ा अहम सवाल पूछा है आपने, और ये एक सच भी है। इस देश की पूरी सियासत, इस देश की पूरी सामाजिक अर्थव्यवस्था, इस देश का पूरा सामाजिक ताना बाना जो है वो जाति, मजहब, धर्म के आधार पर हमेशा से डिसाइड होता रहा है। दूसरी बात है कि जब आजम खान अपनी इस बयान, एक तो विवादित बयान देते हैं, दूसरा वो अपने इस बयान पर कायम रहते हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो सियासत में मजहब का घालमेल कर रहे हैं और डंके की चोट पर कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि चुनाव आयोग नाम की जो संस्था है वो सिर्फ नाम की है, उसके पास उन शक्तियां हैं, लेकिन आज तक के किसी भी बयान को लेकर किसी का नामांकन या किसी की पार्टी का नामांकन या पंजीकरण खत्म कर दिया गया हो या रद्द कर दिया गया हो, ऐसा तो हुआ नहीं आज तक के। अच्छा, दूसरे इसमें सबसे गंभीर बात है, जब समाजवादी पार्टी के इतने बड़े लीडर जब इस तरीके का विवादित बयान देते हैं, तो आप ये समझिए कि जब देश दंगों की आग में झुलस रहा है, मुजफ्फरनगर दंगों की आग में झुलस रहा है, और उसके बाद में 100 से ज्यादा दंगे होते हैं, और उसके बाद में जब आप लोगों का काम, मतलब नेताओं का काम होता है कि समाज को वो एकजुट रखें, देश की दिशा और दशा तय करें, और जब आप चुनाव के मद्देनजर सिर्फ वोटों के लिए ऐसे बयान देते हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है टाइमिंग का, कि आप हमको वोट दे दीजिए और हिंदू वोट और मुस्लिम वोटों के बीच में ध्रुवीकरण हो, ताकि जो जनता से जुड़े मसले हैं, जैसे विकास का मसला हो गया, पेयजल का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, सुविधा का मसला हो गया, शिक्षा का मसला हो गया, इन मसलों से जनता का जो ध्यान है वो हटाया जा सके, और सीधा सीधा जो खेल है वो पूरी तरह से सांप्रदायिक हो जाए। कहने को आजम खान जो है वो समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं, लेकिन उनकी बात जो है वो एक तरीके से सांप्रदायिक हो जाती है। और आप ये देखिए कि मुजफ्फरनगर में आसपास अमित शाह भी ऐसा ही बयान देते हैं, मसूद भी ऐसा ही बयान देते हैं, कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी भी ऐसा ही बयान देते हैं। तो आप ये देखिए कि विवादित बयान और इस टाइप के बयान देने की एक होड़ मची हुई है सभी दलों में। जी, अब इसी पहलू पर आ रहा था मैं, और अब रुक कर लेंगे हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ अमरीश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अमरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहाँ पर विवादित बयान दे दिया, राजनीति को गरमा दिया, वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश है। साफ तौर पर आप किस हक से दूसरी पार्टी पर आरोप लगाते हैं सेकुलरिज्म के? किस हक से आप, किस हैसियत से आरोप लगाते हैं कि आप वोटों के ध्रुवीकरण कर रहे हैं? क्योंकि जब अमित शाह इस तरह के बयान देते हैं उन्हें घेरने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं? इस पर क्या पार्टी का स्टैंड है, समाजवादी पार्टी का? आजम खान के इस स्टेटमेंट पर उन्होंने क्या स्टैंड लिया है? देखिए, जो सुमित जो अभी एक बात बता रहे थे वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जी। चुनाव आयोग में जब शिकायत की जाती है, चुनाव आयोग पूरे मामले का कॉग्निजेंस लेता है, लेकिन अभी तक हम पूरा इतिहास देखें, जब से चुनाव आयोग सर्वोपरि चुनाव के समय में होता है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने के बाद से ही, लेकिन कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला है कि चुनाव आयोग ने किसी उम्मीदवार को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को डी रिकग्नाइज किया हो पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है। और बिल्कुल ठीक, आजम खान जो अभी चुनाव के समय में जितनी बातें अपनी कह रहे हैं, जो भी बातें जिस तरह से ध्रुवीकरण बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आजम खान ही नहीं, बाकी कांग्रेस के भी जो नुमाइंदे हैं वहाँ, उन्होंने भी जो अभी बयान दिया, किसी शख्स को टुकड़े टुकड़े करने की बात थी। बीजेपी के अमित शाह जो यूपी के प्रभारी हैं, उनका भी बयान कुछ कम संगीन नहीं था। तो उत्तर प्रदेश चूंकि 80 सीट वहाँ से है, और जो जैसा कि हमेशा राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा पॉलिटिकल जो है वो फ़ायदा उठाया जा सके, राजनीतिक तौर पर फ़ायदा उठाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी अपने नुमाइंदे वहाँ से जितवा कर लाना चाहती है, चाहे उसके लिए जो कुछ भी किया जाए। जी, लेकिन अमरीश जी, इस तरह के विवादित बयान से अब नेताजी क्या कहेंगे? क्योंकि अगर यहाँ पर चुनाव आयोग ने जैसे सीडी मंगाई है, विवादित बयान की जांच होती है, और अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं और उस पर कुछ कार्रवाई होती है, जैसा कि अब तक नहीं हुई, क्या इस बार अगर एक पहल होती है तो समाजवादी पार्टी के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी? क्योंकि गाहे बगाहे इस तरह के बयान देकर जो नेता हैं पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर देते हैं। बार बार जो है नेताजी इस तरह की बात समझाते हैं अपनी पार्टी के नेताओं को। देखिए, चुनाव आयोग के पास बहुत हालांकि शक्तियां हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो प्रोसीजर काफ़ी लंबा हो जाता है। उस प्रोसीजर के चक्कर, उसको जिस तरह से चुनाव आयोग फॉलो करता है, इसमें फौरी तौर पर फैसला लेने की जो प्रक्रिया है वैसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। अब जिस तरह से चुनाव आयोग ने सीडी मांगी है, सीडी की जाँच की जाएगी, फिर वहाँ से जो साक्ष्य है उसको लेकर तब बाद में कोर्ट में केस होगा, केस चलेगा, उसके बाद दोनों पक्षों का जो अदालती कार्रवाई होती है वो इसमें काम, यहाँ पर सीधे तौर पर वो अदालती कार्रवाई के
ये पूरी प्रक्रिया जो है उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक तौर पर जो भी पार्टी फ़ायदा उठाना चाहती है, उसको तो चुनाव जो अभी ये 15-20 दिन का मामला है इसी बीच में फ़ायदा उठाना चाहती है। तो ऐसे में ये फौरी कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो चुनाव आयोग से, तो इस तरह के बयानों पर रोक लग सकता है। अगर अमित शाह ने इस तरह का बयान दिया, मसूद ने इस तरीके का बयान दिया, या फिर अब जो आजम साहब ने जिस तरीके से बयान दिया, अगर चुनाव आयोग 24 घंटे 48 घंटे में जितने समय में उनसे जवाब देने को कहा जाता है, उसी समय में उन पर कार्रवाई कर देता है, कोई बड़ी कठोर कार्रवाई की यहाँ पर उम्मीद की जाती है, तो निश्चित तौर पर ऐसे बयानों पर रोक लगेगी। तो सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सांसद यहाँ से चुन के आते हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी है, किसी के बारे में एक कहावत है, तुलसीदास कहा गया है, कोबड़ छोट कहत अपराधा। तो इसमें यहाँ पर देखा जाए तो इस हमाम में सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी स्थिति एक ही जैसी, सारे एक जैसे ढंग के हैं। चाहे आप बीजेपी की बात कर ले, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, समाजवादी पार्टी की बात हम लोगों ने अभी आजम खान साहब की सुन ली, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। जहाँ तक जो उनका बयान है, इस बयान का भारतीय फौज पर कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि फौज में जिस तरीके की जो पूजा करने की जो पद्धति होती है, उनके तमाम जो पूजा के स्थल हैं एक ही साथ एक ही रूफ के अंडर होते हैं। तो फौज का तो सीधे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मनोबल निश्चित तौर पर इससे खराब होता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो आजम खां करना चाहते हैं, एक जो ध्रुवीकरण की बात, जैसा कि सुमित भी बता रहे थे अभी, कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का जो ध्रुवीकरण है, उसी कोशिश में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वो दिखाई पड़ती है। और इसमें मेरी नज़रों में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, सब अपनी अपनी तरफ से कोई छद्मवेश में या कोई सीधे सीधे करके बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश यही है कि वोटों का पोलराइजेशन हो, पूरी तरह से रिलीजन के आधार पर पोलराइजेशन हो, जो निश्चित तौर पर इस तरह के जो एटीट्यूड है, इस तरह के जो संकेत हैं हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे जिस लोकतंत्र पर जिस पर पूरी दुनिया गर्व करती है, उसके लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। सुमित यहाँ एक सवाल उठाना चाह रहे हैं, कहिए। मैं ये पूछना चाह रहा था अमरेश जी आपसे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका आता है, गन्ना किसानों की स्थिति दयनीय है, उन लोगों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, चीनी मिल मालिक उनसे गन्ना नहीं खरीदते हैं, उनको अपनी सड़कों पर गन्ना जलाना पड़ता है। और अच्छा, सबसे दिलचस्प पहलू देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर अमित शाह जाटों को बताते हैं, मतलब एक विशेष समुदाय, उनको बताते हैं कि अपमान का बदला लेना है, या कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मसूद जी बात करते हैं, और जो स्थानीय और सबसे प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे गन्ना किसान की बात आ गई, इन मुद्दों पर किसी भी पार्टी के बड़े लीडर का एक भी बयान नहीं आता है। मतलब ये किस टाइप की सियासत चल रही है अमरीश जी? मुद्दों जो हैं, मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है और वोट बैंक की जो सियासत है उसको गरमा दिया गया है। अच्छा, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो हमेशा से सियासी प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। 90 के दशक में भी जब मंडल कमंडल के आंदोलन चलते रहे हैं, और उसके बाद में भी एक नई पार्टी का जो उद्भव हुआ है, उस समय भी बीजेपी को बहुत लाभ हुआ है, और आज वो स्थिति फिर से एक बार इतिहास दोहराने की कोशिश में है बीजेपी। और अब जो है विकास मॉडल और गुजरात मॉडल की जो बात हो रही थी, वो मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। समाजवादी पार्टी जो है वो भी अपने विकास के एजेंडे को छोड़ रही है, और कांग्रेस भी जो अपने 10 साल के कार्यकाल का है उसको भी छोड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो विषय का जो ध्रुवीकरण है, मुद्दों का जो ध्रुवीकरण है, वो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म और सांप्रदायिकता के बीच में कहीं फंसता जा रहा है पेच। चलिए इस सवाल का जवाब ले लें, उससे पहले एक बार फिर से सुना देते हैं कि आजम खान ने क्या कहा था और अब भी अपने स्टैंड पर कायम है। आजम खान ने बयान पर एक बार फिर से जो है अड़े हुए हैं और मोदी को नसीहत दी। आजम खान ने बयान को अलग अंदाज में पेश किया। इतना ही नहीं, इस तरह की हालत क्यों हो गई, इस पर क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। मुसलमानों के योगदान को छुपाया क्यों जा रहा है? आरएसएस और फाशिस्ट ताकतों ने यही तो किया कि ना आजादी में हमारा कोई योगदान, ना आजाद हिंदुस्तान में हमारा कोई योगदान, ना सरहदों की रखवाली में हमारा कोई योगदान। अगर मुस्लिम फौजी भी कारगिल की जंग में शामिल थे, यही तो हम चाहते हैं। ये तो हमारे सीएम ने कहा, हम चाहते हैं गुजरात के सीएम भी यही बात कहें। सीएम ने यह कहा, गुजरात के सीएम भी ये चाहते हैं कि यही कहें। अमरीश जी क्या कहेंगे, क्या इस तरह की बात कहना दे, कितना जायज है ये इस तरह की मांग उठाना, और वो भी चुनाव के मौसम में? क्या इसका फायदा होता दिख रहा है यहां पर आजम खान को, या इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जिस तरह की सियासत है और भारत में जिस तरह का जो ट्रेंड बना हुआ है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर अब भी लोग जात पात को ध्यान में रख के जो है वोटिंग करते हैं। लेकिन क्या आज का सिनेरियो बदला है? क्या वोटर्स जो है आज अपने हक को लेकर, अपने मताधिकार को लेकर इतना जागरूक नजर आता है उत्तर प्रदेश की अगर सियासत की बात करें?
देखिए, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। सुमित भी यही कह रहे थे कि जो सीधे सीधे तौर पर ये जो जितने सारे जो मुद्दे थे, विकास का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, समाजवादी पार्टी जब से सरकार में आई है कितने सारे दंगे वहाँ चुके हैं, और भले ही सरकार उसको मारपीट या छोटा मोटा इंसिडेंट मान, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में कहीं न कहीं टकराव के रूप में था। सरकार ने मामले दबाने की कोशिश की। गन्ना मिल जो है जो उनकी तरफ से किसानों को पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। गन्ना जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बड़ा शुगर बेल्ट जो था वहाँ पे उन किसानों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसी बिजली की समस्या वहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, जो इंडस्ट्री है उसकी समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। भले ही समाजवादी पार्टी के सरकार के मुखिया अखिलेश ने हजारों की तादाद में लैपटॉप बांट दी हो, लेकिन युवाओं को रोजगार की बात है, वो रोजगार की बात कहाँ आती है। तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों को, चूंकि धर्म एक ऐसा जो घुट्टी पिलाई जाती है राजनीतिज्ञों के द्वारा जिस पर जो एक आम जनमानस है जो जरा सा अगर पॉलिटिकली या फिर कॉन्शियस अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर वो भ्रमित हो जाता है। तो अगर रिलीजन के आधार पर इसका अगर ध्रुवीकरण होता है, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण होता है, तो ये निश्चित तौर पर घातक है। और जो असली मुद्दे हैं, हालांकि इस बार उत्तर प्रदेश की स्थिति पिछले चुनाव जैसी नहीं है। लोग यहाँ विकास, लोगों के मन में विकास की बात है। कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो काम करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो वोटर हैं, ज़्यादातर जो युवा वर्ग हैं, वो हमेशा विकास की बात करेंगे। आजम खान के इस बयान का बहुत ज़्यादा असर मुझे होता हुआ दिखाई दिया। आजम खान के इस बयान का ज्यादा असर नजर होता नहीं आता है, लेकिन सुमित जी आपसे जानना चाहेंगे यहां पर कि सवाल यहीं पर यह बड़ा है कि चुनाव से पहले इस तरह के भाषण तो दे दिए, विवादित बयान दे दिए, कितना असर मतदाताओं पर हो सकता है इसका? देखिए, असर तो होगा। जो विकास के मुद्दे हैं, क्या वो जहन में रखकर वोटर्स जो है वोटिंग करेंगे? क्या इतनी जागरूकता हो गई है या इस तरह के बयान को भी ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि इसका असर तो होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, यह देखने की बात होगी। दूसरी बात, एक हमारे मतदाता अगर जागरूक होते और नेताओं को इसका संज्ञान होता, नेताओं को इसकी जानकारी होती, तो वो इस टाइप के बयान नहीं देते। सबसे पहली बात तो एक, वो जानते हैं कि ऐसे ही बयानों से वोटरों को बरगलाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो एक मतदाता, जो जागरूक मतदाता की जो श्रेणी है, वो हमारे यहाँ अभी भी बहुत जागरूक मतदाता तो नहीं है। इसका फायदा नेता उठाने की कोशिश करते रहते हैं और ये तमाम दलों के बड़े नेताओं के बयानों से आप देख सकते हैं। दूसरी अहम बात कि अब 92 का दौर नहीं रहा है और अब मौका युवा अब इस बार, इस साल में, इस देश में इस बार सबसे ज्यादा युवा वोटर जो है वोट डालने वाले हैं। तो देखना ये होगा कि ये जो युवा वोटर का जो रुझान है वो आखिर किस ओर जाता है। हालांकि बीजेपी ने भी अंदरूनी तौर पर मान लिया है कि राम मंदिर का मुद्दा जो है कारगर नहीं है, लेकिन बहरहाल सवाल यहां पर फिर भी खड़ा होता है कि एक खास तबके को तुष्ट करने की जो नीति है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सियासत आखिर कब तक के चलती रहेगी? कब तक के जो जमीनी मुद्दे हैं, कब तक के जो देश हित का मुद्दा है वो कब सामने आएगा और कब जनता ऐसे मुद्दों को नकारना शुरू करेगी? तो देखना ये होगा कि जनता नकारती है क्या इन मसलों को, इन बयानों को। जनता इस बयान को किस तरह लेती है और किस तरीके से जो है, अगर ये वोटिंग के लिए जो अपील की गई है और इस तरह के बयान दिए गए हैं, तो क्या वोटर्स जो हैं वाकई उन पर इस तरह का असर होता है या चुनाव आयोग पर कड़ी फटकार लगाता है, कोई कड़ा एक्शन लेता है? पार्टी के लिए क्या मुश्किलें बढ़ती हैं, ये वाकई देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बयान पर अब भी कायम है आजम खान। ये तो हुआ एक मुद्दा, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। चर्चा को जारी रखेंगे, आएंगे दूसरे मुद्दे पर, बात करेंगे मोदी के नामांकन को लेकर, जो हमारा आज का दूसरा मुद्दा है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर, अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे।